अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू जी, आप हमारा शो पे ट्यून इन हुए हैं, राइज एंड शाइन देख रहे हैं। और मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ लाइव होते हैं 9 से 11। मैं नादिया खान, सुहेब हसन, जुड़े रहे राइज एंड शाइन। बिल्कुल ऐसे ही। और सर्दी ऐसी है कि बस वो कह रही है कि कराची वालों, तुम कहते हो ना सर्दी नहीं आती, सर्दी, ये देख लो 7 डिग्री 6 डिग्री पे जा रहा है टेम्परेचर। क्या हो रहा है ये नादिया? नहीं, काफ़ी शदीद सर्दी होगी। मुझे जो बात पे हंसी आ रही थी, हैरत भी हो रही थी कि जब हमने कुछ जो है वेदर एक्सपर्ट से पूछा था अपने शो में बड़े क्लियरली कि जी कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है सर्दी की लहर आएगी कराची में, ये वो, एंड दे वर लाइक कि नहीं नॉर्मल होगा। आप नादिया, कराची में तो ऐसी नॉर्मल सर्दियां ही होती हैं। लेकिन वो इतनी शदीद नहीं, वो कुछ दिन की थी, वो कुछ दिन की थी। नहीं, वो इन दिनों की भी नहीं थी, वो ज्यादा थी 2 दिन की। लेकिन मुझे वाकई लग रहा है कि ये 2 वीक्स का कुछ लग रहा है कि सिलसिला चलेगा। स्कूल्स की नोटिफिकेशन भी आई है बहुत जगह, टाइमिंग चेंज हो गई 9 बजे। मेरे स्कूल से नहीं आई बच्चे की, तो मैंने बच्चे को भेजा ही नहीं क्योंकि सब बीमार हैं। और स्कूल्स का अब कह रहे हैं कि जी 9 o'clock से शुरू करेंगे, छुट्टी टाइम वही रहेगा। और पंजाब में तो एक्सटेंड कर दिए छुट्टियां बच्चों की। बेहतर है। और अब अगले साल से सोच के आपको जो छुट्टियां हैं विंटर वेकेशंस, वो इसी टाइमिंग पे करनी चाहिए जब ज्यादा। यू आर राइट। आप जब ये कह रहे थे मुझे सब बात नहीं समझ आई थी, लेकिन वाकई विंटर वेकेशन अब दिसंबर नहीं जैन में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि विंटर वेकेशंस होती है और अब कंट्री साइड चले जाते हैं आप बर्फबारी में तो फिर हाथ दे वैसे मतलब इधर नहीं बर्दाश्त हो रही, आप उधर कैसे जा रहे हैं? खुला तजाद है ये। अच्छा खैर, आज शो में बहुत कुछ हमने लोगों को अवेयर भी करना है, बातें बतानी है, बड़े बड़े इश्यूज हैं। एक तो इंटरनेशनल जो मामला चल रहा है वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही सीरियस। मैं तो कभी नहीं होता कि मैं फोन ऑन करूं, अपनी फीड पे ना देखूं कि कहीं ना कहीं कोई अनरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ईरान की जो हम फुटेज देखते हैं बहुत डिस्टर्बिंग, और ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन सी सच्ची फुटेज है, कौन सी फेक है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान के मामला बहुत खराब होते जा रहे हैं। ईरान अमेरिका किसी भी मौके पर ये लग रहा है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ताज़ा उनका बयान भी आया है, उन्होंने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं, फौजी कार्रवाई होगी और फौजी अहदाफ निशाना बनाएंगे हम। ये उन्होंने कह दिया कि हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, इसराइल उनके साथ है। ट्रिगर होने की वजह क्या है? जो पहले भी अभी इनका कुछ महीने पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने देखा बड़ा शदीद था। अब जो इस वक्त सीधी बात है कि असल में वजह किस चीज से ट्रिगर हुआ? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये रिजीम चेंज के मामलात हैं और इससे पहले भी जब ये हुआ तो वो सक्सेस नहीं मिल सकी उनको। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने अपने बॉम्ब्स गिरा के इनका वो कर दिया है, लेकिन मकसद ये है कि रिजीम चेंज करना है। ईरान की जो रिजीम है उससे अमेरिका मुतमईन नहीं और वो चाहते हैं कि वहां पर रिजीम चेंज हो। तो ये अब देखिए ये मुख्तलिफ बात है, मुतजाद बातें हैं ये। बहुत से लोग एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो ईरान में जो कुछ अनरेस्ट हो रहा है और ये स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है, इसके पीछे यूएस है, ये बहुत से लोग कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान के अपने मामलात भी ठीक नहीं है और वहां पर महंगाई है, दीगर हुकूक की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स है, जेंजी है और उससे आगे की जनरेशन है जो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें हुकूक दें, हमें आज़ादी दें। तो दोनों तरफ की ये बातें हैं हम जो सारे ये जो है एंगल्स, इस पे हम जरूर डिटेल में बात करेंगे। एक तो हम ये बात कर रहे हैं, उसके अलावा और बताएं कौन? उसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है, स्ट्रीट मूवमेंट या फिर मोबिलाइज करने की जो तहरीक है पूरे पाकिस्तान में, कराची आए वजीर आला और वहाँ पर उनको इजाज़त भी मिल गई, इस्तकबाल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनके गिले शिकवे हैं कराची गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से। तो वो समझ नहीं आ रहा कि क्यों वेन्यू भी चेंज हो गया, वेन्यू चेंज हो गया था। उनको इजाज़त जलसे की मिल गई थी जिना ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद एट द निक ऑफ टाइम उन्होंने चेंज कर दिया वेन्यू। उन्होंने कहा यहाँ नहीं करेंगे। अब ये पता नहीं, ये हम ये जानेंगे कि क्या हो रहा है, ये क्या मामला चल रहा है। खैर, अच्छा फिर हम जनाब बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका का T20 हुआ तीसरा कल। एक तो बारिश की नजर हो गया, एक पाकिस्तान जीत गया था और एक तीसरा श्रीलंका जीत गया, तो ये सीरीज बराबर हो गई। नहीं, वो छोटा नहीं मैच हो गया, कोई 12 ओवर्स का मैच हुआ। बिल्कुल 12 ओवर का कैसे हो सकता है? बारिश की वजह से मैच डिले हुआ और फिर वो लेकिन उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती और आप उसमें कि कुछ मतलब क्या खेलेंगे? पहले 50 ओवर से 20 और 20 के बाद 12, ये तो मैं ख्याल उसके बाद 2 ओवर की रह जाएगी गेम। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद क्या है नादिया बताएं? हाँ, उसके बाद हम एनिमल राइट्स पे जरूर बात करेंगे। एक तरफ तो वाकई यही कि कितना ये जो अच्छा हाँ टीपू सुल्तान हमारे साथ होंगे, बड़े अच्छे एक्टर हैं, सिंगर हैं और हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि विमेन राइट्स के ऊपर तो है ही वैसे एक्टिव, लेकिन यकीन करें इंसानों की विमेन राइट्स, ये सब बातें एक तरफ, जानवरों के लिए हक के लिए भी लड़ना, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने सेलिब्रिटीज़ देखा है वेरी वोकल। तो एनिमल राइट्स की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो डॉग बाइट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और फिर इलाज भी लोगों को टाइम पे नहीं मिलता, डेथ्स हो जाती हैं। कराची में अलोन अभी कुछ दिनों में जनवरी में कितने रेट्स थे? जी बिल्कुल, रेट हाई था, उसमें कितना नंबर था और ऐसे में क्या इलाज है, क्या किया जाए, यानी फौरी सोल्यूशन चाहिए। देखिए वॉर फुटिंग्स पे क्या हम नहीं जानते, ये हम जरूर जानेंगे।
कि भाई आपके जहन में प्लान क्या है? इतने स्ट्रे डॉग्स हैं जिनसे इंसानों की जान जा रही है, लेकिन इन स्ट्रे डॉग्स के साथ भी कोई मतलब जो है क्या किया जा सकता है कि जो कि ज्यादती भी ना हो, हमें उनका भी एहसास है, हर एक को तकलीफ है, लेकिन देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये आज शो पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे अहम तरीन जो इशू है वो ये है कि ईरान के सदर का भी बयान आया इस पे। मसूद पेशकियान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने मजमूम मकासद के लिए ईरान में फसादात फैला रहे हैं। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान में अफरा तफरी और बेअमनी फैलाना चाहते हैं। ये वही नैरेटिव, ये वही मौक़िफ़ है जो दूसरा वाला है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि ईरान में अनरेस्ट की वजह कुछ और जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो तैयार हैं, फैसला उन्होंने कर लिया है कि ईरान में अब फौजी कार्रवाई होगी। तो इसके क्या नतीजे हो गया कि जी बिल्कुल उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि फौजी टारगेट होंगे और फौजी कार्रवाई अब हम करने जा रहे हैं। वो कब करते हैं कब नहीं करते ये आने वाला वक्त बताएगा। मंसूर जाफर साहब ने ज्वाइन किया, मैं IR एक्सपर्ट हैं। मंसूर साहब, ये तो हम नए साल में दाखिल हुए ही थे अभी, और जंगों की बात, जंगों का माहौल ये तो मजीद बढ़ता जा रहा है, और अभी किसी भी, यू नेवर नो, एट एनी पॉइंट कभी भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला हो जाएगा। आप समझते हैं ऐसा होगा? जी, जहां तक तो नए साल के आगाज का ताल्लुक है और उसमें ये जो जंगों की बातें हैं, मैं समझता हूं जब तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो हैं वो अमेरिका के मसनद इक़्तिदार पर होंगे और उनके साथ साथ मशरक़ वस्ता में उन्हीं का एक बुली जो है इसराइल मौजूद है, उस वक्त तक दुनिया अमन का गहवारा नहीं बन सकती, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम है वो दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गए हैं। मशरक़ वस्ता में इसराइल अपने तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम किसी से नहीं छुपाता। वो कहते हैं कि हम फ़ुरात से नील तक जो है अपनी सरहद एक्सटेंड करना चाहते हैं और उसके लिए हर हरबा जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख लीजिए कि वो कभी ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बातें करते हैं, कभी वो कनाडा पर कब्जे की बातें करते हैं, कभी वो क्यूबा पर हमले की बातें करते हैं, और अब एक नया शिकार उन्होंने ईरान को तलाश कर लिया है, क्योंकि उनके ही लैब पालक इसराइल को जिस तरीके से मई में जो है बड़े पैमाने पे इस छेड़ी गई जंग के खुद उन्होंने बचाया, उनके B-2 बॉम्बर्स भेज के उन्होंने उनको एक लिहाज से रेस्क्यू किया। तो अब उन्हें लगता है कि एक बार फिर, और उसके बाद जिस तरीके से अब ईरान के अवाम जो है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए, कतई नज़र इसके कि जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि ईरान में दाखिली तौर पे बड़े मसाइल हैं, माशी तौर पे ख़ास तौर पे जो करेंसी की कीमत गिर रही है, फिर इसी तरीके से बेरोज़गारी का दौरा है, और उसकी बुनियादी वजह पर कोई नहीं जा रहा। प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ ऑप्टिक्स पर बात कर रहे हैं, जो सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुजाहिरे दिखाए, लेकिन वो मुजाहिरों पर लोगों को आमादा क्यों किया गया? पिछले कई दहाइयों से ईरान जो है वो पाबंदियों का शिकार है, और वो पाबंदियां यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर लगाई हुई हैं। एक ऐसा मुल्क है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसके पास तेल और गैस जैसे नेमतें मौजूद हैं, उन पे एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाकर जो है, और इसी तरीके से उन पर दीगर मामला जो है दरवाजे बंद करके एक फेयर तजारत के, बैंकिंग सिस्टम के, उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त वहाँ पे तमाम तर यानी पोटेंशियल होने के बावजूद जो है वो अपने अवाम को सर्व नहीं कर सकते। उसके साथ साथ इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि ईरान का जो एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा है रीजन के हवाले से, चाहे वो यमन में अपने आर्म्स को एक्सटेंड करना हो, सीरिया के अंदर हो, इसी तरीके से लबनान के अंदर अपनी जो भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना हो, ये तमाम चीज़ें भी महल नज़र हैं। लेकिन जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका के अपने कुछ अज़ाइम हैं, खित्ते का वो मुल्क के जो एक अपनी तारीख रखता है, वो भी यकीनन इसी नौइयत की अपनी स्ट्रेटजी जो है वो इवॉल्व करने का हक रखता है। लेकिन इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि आप अपने अवाम को मुश्किलात से दोचार करके इस एजेंडे को हासिल नहीं कर सकते। और अब तक का एक्सपीरियंस यही साबित कर रहा है कि ईरान को भी अपनी ये पॉलिसीज़ जो है वो रिवाइज करना होंगी, रिव्यू करना होंगी, तभी जाके एक अवाम का एतमाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन इन प्रोटेस्ट की टाइमिंग भी देखिए ना, बड़ी कुछ अजीब ही। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर गॉड फॉरबिड ये जंग शुरू हो जाती है, एक तो एक है क्या यूएस के साथ इजराइल भी इसमें होगा, और ये कि फिर दुनिया के कौन से ममालिक हैं जो इसकी लिपेट में आ जाएंगे? देखिए जी, अमेरिका जो है, आपने देखा कि जब उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना था तो उन्हें कितनी बड़ा फासला तय करके जो है यहाँ पे आना पड़ा। अब अमेरिका बराह रास्त तो स्ट्राइक यकीनन यहाँ नहीं कर सकता, उसके लिए जो नियरेस्ट पॉसिबल स्टेशन है वो इसराइली है, और इसराइल मिसाइल हमलों के जरिए, इसी तरीके से एयर बम्बार्डमेंट के जरिए
अटैक कर सकता है। खित्ते के कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिनके बारे में एक शक का इजहार किया जाता है कि वो भी कभी इस जंग में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार ना हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, जो स्ट्रेटजीज है, उसमें चाहे वो उर्दन हो, चाहे वो कतर हो, उन तमाम को मालूम हो चुका है कि इसराइल उनका दोस्त नहीं है, अमेरिका उनका दोस्त और नहीं है। सऊदीया सर, क्योंकि वो तो सऊदी अरब का क्या स्टांस हो सकता है मुमकिन तौर पर? जी, सऊदी अरब की जो ईरान के साथ रिप्रोचमेंट है, मैं समझता हूँ उसके बाद सऊदी अरब का जो वोट है, जो यकीनन उसकी जो सपोर्ट है, वो इस वक्त ईरान के साथ है। और आपको माजी की जंग भी याद है कि जिस तरीके से बड़ी हुई हेक्टिक डिप्लोमेसी की गई दोनों मुल्कों के दरमियान, उनके वजीर जो मतलब दिफा अगर से वो ईरान लेके के साथ है तो क्या यूएस के अगेंस्ट है? आप ये इस वक्त यानी वो भी यूएस की पॉलिसी से नाखुश हैं, क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट में जिस अहम अब्राहम अकॉर्ड का एक बड़ा शोर होगा बजाया जा रहा था, अब उसमें एक मैं समझता हूँ एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है कि जब उम्मीद नहीं रही कि अब वो इब्राहिम अकॉर्ड जो है कम से कम सऊदी अरब उन्हें इन हालात में साइन करेगा। तो ऐसे में इनडायरेक्टली ईरान की सपोर्ट, जो अमेरिका का जो एजेंडा है, वो इस वक्त महल नजर है सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी। तो सर ईरान के इसको आप मामले को, मुखालफत- अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कीजिएगा, यानी ये है कि मामलात वहां पर हैं, मसाइल वहां पर हैं, लेकिन ये कि ईरान की गवर्नमेंट ही, ईरान के लोग ही उन मसाइल को हल करेंगे, कोई रिजीम चेंज आउट से, ये बाहर से आके इस तरह ये तरीका सही नहीं है। अच्छा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड का सर मुझे बताइए, ग्रीनलैंड पर क्यों इतना ज्यादा? नादिया भी ये सवाल मैं भी सोची थी कि इसमें क्या है ग्रीनलैंड में। एक तो ये बात है कि वो कहते हैं कि ट्रम्प कहता है कि अगर हमने नहीं इसको अगर कब्जा किया तो चाइना और रशिया कर लेगा। भाई ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में, और वो हमें नेबर नहीं चाहिए। एक तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बादशाह फैलान में ट्रम्प साहब ऐलान कर चुके हैं, जहां भी होंगे हम अपने फौज, अपनी मामला जो है वहां पहुंचा सकते हैं, वहां जंग छेड़ सकते हैं। तो ये ग्रीनलैंड का मामला भी ऐसा ही है कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, खासतौर पे ये जिन दो खित्तों के दरमियान में वाक़ है, वो इस अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक इस वक्त स्ट्रेटेजी है, जो आपके लिए जो पॉलिसी है, उसके लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि इस ग्रीनलैंड के मामले में अब नेटो जो है वो खुद यानी मैदान अमल में आ रहा है, और वो अपनी फौजें वहां उतारने के हवाले से बात कर रहा है। तो ऐसे में ग्रीनलैंड को अमेरिका क्या बराह रास्त अपनी मिलिट्री पावर के जरिए एक्वायर कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपने देखा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब के मौक़िफ़ में भी तब्दीली आना शुरू हो गई है, कि वो कह रहे हैं कि जी हम इसको खरीद लेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक ट्रांजैक्शनल सदर हैं, और माजी में भी वो इसी नौइयत की इंसानों की, ज़मीरों की और ज़मीनों की, जायदादों की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो समझते हैं कि शायद दुनिया पूरा बिकाऊ माल है, जिस अंदाज और से वो चाहेंगे स्ट्रेटेजिक कि डेप्थ बना के मुल्क उसको जो है वो अपना रशिया घर कोई और नहीं चाइना बेचता, को काउंटर अपना कर। मुल्क अपना क्योंकि कोई एक अपना तरफ नहीं तो- बेचता। भाई जी सर, सर थैंक यू उनका सो मच, माजी बहुत भी ऐसा शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये तो एक इतनी तवील डिस्कस की हाँ। और बहुत खतरनाक जो है डिटेल्स हैं, जो हम बात करते हैं, जिस जाविये से, जिस एंगल से भी इन मामलात को देखें तो खौफ ही आता है कि ये क्या होने जा रहा मल्टी है। लेयर्ड सा मामला है ये। आप देखें ना कि ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप और अमेरिका आपस में कॉन्फ्रंटेशन सूरत हाल है, मिडिल ईस्ट और यूएस की अलग कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है। मुझे लग रहा है असल में जो तो जंग है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएस और चाइना का, और हम सब उसकी लपेट में आ रहे हैं। लेकिन ये ईरान वाला मामला जो है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। कीप वॉचिंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मामला जो है कितने कॉम्प्लिकेटेड है, जी बिल्कुल। जंगों का साल लग रहा है, और वो एक सवाल जो उसका पूरा जवाब नहीं मिल सका कि अगर यूएस जो है ईरान पे हमला करता है, क्या इजराइल उसको ज्वाइन करेगा, और फिर व्हाट डज इट मीन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन से ऐसे ममालिक हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुल्क हैं ऐसे जो इस आग की लपेट में नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत मोहतात रहने की इसमें जरूरत है। बहुत टाइट रोप पे ऑलरेडी चल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी बहुत टाइट रोप पर इस वक्त चल रही है। लेकिन अगर ये अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, ये मामला हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपना मौक़िफ़ लेना, एक न्यूट्रलिटी के साथ इधर भी बात करनी, उधर भी बात करनी। तो अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल डेवलप हो, क्योंकि ये कतर, सऊदी अरब, यमन, ये सूडान और ये जितने भी ममालिक हैं, हमें ओवर द ईयर्स इन सब के मौक़िफ़ पता हैं, फ़लस्तीन के मसले को लेकर भी। तो बस अल्लाह ना करे ये सूरत हाल डेवलप हो। ईरान ने जो है यूएस बेस इन कतर, जी,
उस पर भी अटैक किया। तो इफ दिस हैपेंस अगेन तो मिडिल ईस्ट नहीं बिल्कुल ये बहुत टाइट, मैंने कहा ना और टाइट हो जाएगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है कि दोबारा से शुरू हो जाए। तो ये देखें, इसमें जो सोचने की बात है, समझने की बात यह है कि जब इतना इंटरनेशनल अनरेस्ट हो, वर्ल्ड वॉर 3 की सब बातें कह रहे हैं, तो विद इन पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज हर एक को कहते हैं ना यूनाइटेड रहने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे हमारे यहाँ जो है ना बीच में अगर हम यूनाइटेड इस वक्त नहीं होते और हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये हमें कमजोर बनाती है। बिल्कुल ऐसे, ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है मुल्क के लिए। लेकिन हुआ ये कि वजीर आला KP के सिंध पहुंचे, उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया। बिल्कुल इसके बरक्स जो हमने देखा पंजाब में सूरत हाल, जब पंजाब में वो गए थे तो हर जगह नाकाबंदी और उन्हें बिल्कुल भी मूवमेंट, वो जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की इजाज़त हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कदगनी थी। लेकिन सिंध में बिल्कुल इसके बरक्स था, ऑन द कॉन्ट्रेरी। लेकिन हुआ ये कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ हुई जब वफाक के नुमाइंदे जो सिंध में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वफाक को, और वफाक की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, बाग़ जिना में बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, इनको जलसे की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत तैयार थी देने के लिए। अच्छा, उसमें सारा डिले हो गया मामला। तो इतना डिले हुआ कि देर से इजाज़त मिली और उनके इंतजाम नहीं हो सके, तो फिर उन्होंने नुमाइश चौरंगी पर जलसा किया। तो अब ये हम वफाक का मौक़िफ़ लेते हैं कि वफाक के नुमाइंदे या वफाक क्यों इजाजत किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहा, और ये क्या नॉर्मल है कि आप जो वेन्यू है आप उसको चेंज कर दें लास्ट मिनट? बिल्कुल तरीका कार। तो ये हमें ज्वाइन किया जनाब सीनियर साफी और तजज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, और हमें ज्वाइन किया है राजा अंसारी साहब ने, जो कि स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, और सिंध से मुताल्लिक़ ज़ाहिर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दिया गया कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो वेलकम करते हैं दोनों को। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे बात करने से पहले ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ राजा अंसारी साहब से हम करते हैं। राजा साहब, आप क्या वजह है, आप क्यों इस बात को बार बार कह रहे हैं कि PTI को जलसे की, किसी भी पॉलिटिकल कोई शो की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, और बाग़ जिना के मामले में भी यही हुआ? मौक़िफ़ जरा दीजिएगा अपना। देखें, हम समझते हैं और ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। एक वो लोग हैं जो कौमी असेंबली में मौजूद हैं, शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आइन और पाकिस्तान के कानून को मानते हैं, और पाकिस्तान के अफवाज और फौजी ऑपरेशंस की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के कौमी धारे में रहना चाहते हैं, जो इंडिया को इतना दुश्मन समझते हैं, जो फॉरेन फंडिंग से नफरत करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो आते उनके कहीं भी वो जलसे करते, हमें कोई इतराज नहीं होता। दूसरा उसका पार्ट दहशत गर्दों के सपोर्टर्स हैं। दूसरा पार्ट बानी PTI के वजीर आला, बानी PTI की बहनें, और ये पूरा जो सर्किल है, ये वो लोग हैं जो भारतीय टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जान से मारने की धमकियां देते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खास तौर पे ये बात बोलते हैं, और उनकी बहन ने भारतीय मीडिया पे बोला कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान हैं वो 2 मिनट लगा देंगे, सब कुछ जला देंगे। नहीं सर, एक सेकंड यहाँ पर सर, वो एक सूबे के वजीर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के, और दूसरा सूबा वेलकम कर रहा है उनको। सिंध गवर्नमेंट उनको वेलकम कर रही है कि पॉलिटिकल जो भी आपकी एक्टिविटी आप करें, लेकिन विफाक का ये आना और सिंध हुकूमत के खिलाफ भी ये तो एक मामला हो गया ना कि आपस में आप एक वेवलेंथ आपकी एक नहीं है। तो क्यों आप किसी सूबे के वजीर आला को, चीफ एग्जीक्यूटिव को आप दहशतगर्दों से जोड़ रहे हैं, जबकि लोगों ने वहां वोट दिया है KPK में उनको? मैं अर्ज करूं, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मूव को, जो उन्होंने वेलकम किया, सिंध की सकाफत के मुताबिक अजरक और टोपी पेश की, सूबाई वजीर सईद गनी साहब ने उन्हें वेलकम किया, हमने उसको अप्रिशिएट किया। जब वो आए और आते के साथ ही एयरपोर्ट से लेकर वो जब पहुंचे प्रेस क्लब, तो प्रेस क्लब में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सिंध का मैंडेट जाली है। उन्होंने कहा सिंध के अवाम का दिया हुआ वोट जाली है। उन्होंने कहा कि KPK में जारी ऑपरेशन खुल्लम खुला बदमाशी है। अब ये कहेंगे तो फिर हम वफाकी नुमाइंदे की हैसियत में अगर सिंध में बैठे हैं, हम खामोश तो नहीं बैठेंगे, हम जवाब तो देंगे। और फिर मैंने सूबाई हुकूमत से अपील की, हमारा कोई मुखालफत नहीं थी। मैंने कहा ये सिंध के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये सिंध के मैंडेट को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान अफवाज को गाली दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला बदमाशी है जो लोग हमारे लिए कुर्बान हैं। देखिए, तो सिंध की ये जो सिंध का गवर्नमेंट का काम है ना सर, कि वो दे रहे हैं मैंडेट को गाली दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और सियासी बयानात होते हैं सर, ये हर जमात देती है। न्याय साहब, आप मुझे बताएं। अच्छा, वेन्यू का भी पूछेंगे, बहुत जरूरी से बताएं कि ये जो वेन्यू चेंज हो गया, इसकी वजह क्या थी?
उनका मौक़िफ़ क्या था, और क्या ये नॉर्मल है ऐसा कि एक जगह शहर में पहुंच के फिर उसके बाद आप लास्ट मिनट जो है वेन्यू अपने चेंज कर दें? अच्छा, वेन्यू कोई चेंज नहीं था। न्याय साहब आप इसको शामिल गुफ्तगू करते हैं सर, फिर आपसे बात करेंगे। न्याय साहब मेरे से बात कर रहे जी हैं? जी जी सर आपसे बात। जी जी शुक्रिया ज़ोहेब नादिया। देखें, ये इंतहाई नामुनासिब है कि आप जब किसी पार्टी का मौक़िफ़ ले रहे हैं तो दूसरी पार्टी का बंदा आप बिठाएं। कोई मजबूरी है तो फिर बताएं। ये तो बड़ी गलत बात कर रहे हैं ना आप, कि आप एक अच्छी बात है, राजे साहब ने अपना बड़े अच्छे तरीके से मौक़िफ़ रखा, लेकिन क्या ये मुनासिब है कि उनके मौक़िफ़ का जवाब मैं दूं या अनअटेंडेड चला जाए? नहीं सर, आप अपना तजिया दें, ये विफाक के नुमाइंदे हैं। नहीं सर ये विफाक के, इसमें नून लीग पीपल्स पार्टी ऐसे भाई वफाक के हों या सूबों के हों या इलाके के हों, मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूँ। एक बात यह है कि आपने एक पार्टी के बारे में उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है जिसमें कई बातें की हैं जो अगर अनअटेंडेड चली जाएं, अगर वो सही है तो वो अगला बंदा कह देगा। अगर वो उन्होंने झूठ कहा है राजा साहब ने या कोई गलत बयानी या मुबालगा राय की है तो उसको कौन, मैं तो उसको नहीं कॉन्टेस्ट करूंगा। अच्छा सर, आपसे मैं सवाल रिफ्रेश कर देता हूं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं। और सवाल कर, मेरे अब सियासी सवाल ना करें मेरे से। सर मेरे से सियासी सवाल आप इस वक्त ना करें, ना किसी पार्टी के बारे में पूछें, ना किसी इस तरह का कोई वन साइडेड प्रोग्राम करने की कोशिश किया करें, ना जरूरत है आप लोगों को। नहीं सर, मैं नहीं सर, वन साइडेड नहीं, मैं तो आपसे एक तज्जिया कार, एक पार्टी को बुला के और दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ ना आए, या तो आप कहें कि हमने तहरीक इंसाफ को बुलाया है यहाँ पे और उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, तो फिर चलो बात है कि आप बंदा कहते गुजारा कर लेंगे सर आप वो, लेकिन ये बड़ी अजीब गरीब बात होती है सर। मैं बिल्कुल ये अब पीसीआर ट्राई कर रहा है, हम पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल जैसे ही आएंगे हम उनको शो पर लेंगे। हमारी टीम मेरा ख्याल है आज मुझे छोड़ दे, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा, आप पीटीआई को फौरन लें, कोई ना कोई नहीं ना नाराज। न्याय साहब क्या मतलब, आप क्यों नाराज? यार न्याय साहब क्या बात है, नाराजगी की बात ही नहीं। मैं एक यहाँ पे तो जो असूली बात करना जो है वो नाराजगी के जुमरे में आता है। अच्छा चले ना, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप मुझे बताएं कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट असूली बात है सर। अच्छा सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बजा फरमान है, हम बिल्कुल कोशिश करें जैसे होगा। देखो ना, मेरा मौक़िफ़ पीटीआई के खिलाफ, मेरा मौक़िफ़ पीटीआई के खिलाफ जाएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि पहले एक पीटीआई के खिलाफ मौक़िफ़ आ चुका है फिर मैं उसमें ऐड करूं और एक बिल्कुल वन साइड प्रोग्राम हो जाए। नहीं ना, आप अपना आजाद है मौक़िफ़ देने में, ये कोई अगर साथ भी जाएगा, आपने कभी उनकी सही बात की सपोर्ट भी की होगी। मैं बदल के बता दूं, मैंने आपको बता दिया कि मेरा मौक़िफ़ जो है, देखो बात समझने की कोशिश करें, आप बिल्कुल नौजवान हो, हम बड़ी पुख्ता उम्र के लोग हैं, बल्कि उम्र सीधा लोग हैं, तो ये आप लोगों को कुछ खुद इस बात के बारे में कुछ पता चले। ये साई साहब बड़ी अच्छा बता रहे हैं, इनसे आप मेरा ख्याल है 15-20 मिनट की गुफ्तगू करवाना कोई इशू तो नहीं है, आप आराम से करवाएं गुफ्तगू। सर आप लोगों को सुन के लोग बात समझते हैं और लोग ओपिनियन बनाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अनबायस्ड होके बात करते हैं। आप बिल्कुल अनबायस्ड होके बात करते हैं। इस पे सूरत हाल ही ना, इस वक्त मैंने अनबायस्ड होने की वजह है कि मैंने बताया कि मेरा मौक़िफ़ जो है वो पीटीआई के और उनके सारे जलसे जुलूसों के खिलाफ है, जो इंसारी साहब अपने अंदाजे बता चुके हैं। मेरा बिल्कुल है, और उसके अंदर उन्होंने कई बातें ऐसी की हैं जो बिल्कुल गलत बयानी के ज़माने में आएंगी और वो अनअटेंडेड चली जाएंगी, क्योंकि मैं नहीं उनको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। नहीं, अगर वजीर आला किसी, क्यों सर आप क्यों नहीं करेंगे, मुझे बताएं। नहीं सर, एक बात सुने, नहीं ऐसा अब यहाँ पे सुने मेरी बात। अगर वजीर आला आ रहा है, नहीं सर एक सेकंड, अगर सिंध में केपीके का वजीर आला आ रहा है और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, सिंध की गवर्नमेंट वेलकम कर रही है, तो विफाक इतना क्यों रेजिस्ट कर रही है? मेरा सवाल है आपसे, आप अनअटेंडेड छोड़ दें इसको, ना दें आप जवाब, लोग देख रहे हैं। उसका जवाब दे दिया है? नहीं दिया आपने सर, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं दिया। मैं वफाक का नुमाइंदा हूं, मैं कोई वफाक का नुमाइंदा हूं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसके। मैंने आपको एक बात फिर दोबारा दोहराऊं इस तरीके से, बड़ा आपका अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और मैं आप पहले भी आपके प्रोग्राम बुलाया, कभी हुआ है कि हमने इस तरह की गुफ्तगू की हो आपके प्रोग्राम में? जिस बंदे ने ये पैनल बनाया है उसको ये ख्याल रखना चाहिए था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके जो एनालिसिस हैं, उसका जो आउटकम है वो पीटीआई के खिलाफ जाता है। और एक ऐसे मौके पे जबकि एक बहुत ही मौसर तरीके से उन्होंने कहा जी उनकी बहन ने इंडिया पे इंटरव्यू दिया बिल्कुल सही। अच्छा, लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट। मैं पीटीआई को इस मामले में लेट्स बी द डेविल, मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं इजाजत दी। मैं ज्यादा अल्लाह मियां की नुमाइंदगी कर सकता हूं, मैं डेविल्स की नुमाइंदगी करने वाला नहीं हूं।
आगे चले। अरे ये तो मुहावरा है ना सर, डेविल्स एडवोकेट तो तो आप ऐसे मुहावरे क्यों बोलते हैं जिसको मुझे बख्शी उधारने पड़े? मैं कुछ शैतान का नुमाइंदा मैं यहाँ बैठा हूँ कि डेविल्स एडवोकेट? कमाल कर रहे हैं आप भी। अरे सर शैतान थोड़ी डेविल्स, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं डेविल्स एडवोकेट। अच्छा मैं कह रहा हूं कि मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मुझे ये समझ नहीं आई बात, एक जर्नलिस्ट के तौर पे सियासत को मैं भी थोड़ा सा टाइम, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम हुआ है देखते हुए, क्यों एक वजीर आला को इजाजत नहीं मिली? आपने कैसे एनालाइज किया इसको, क्या वजूहात हो सकती हैं? चलिए ये बता दें। अब मैं देखे ना, अब मैं क्या बताऊं, मतलब आप मुझसे रहे, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, लेकिन आइंदा के लिए आपको इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार करना होगा। अगर मुझे बुलाएंगे चले तो, आपका हुक्म सर, आंखों पर आइंदा बिल्कुल यही करेंगे। अलावा आपकी आसूदगी, मेरी आसूदगी चूंकि आपकी ज्यादा है, ठीक है, तो कोशिश क्या करें जोहेब, और इंतहाई अच्छी बच्ची नादिया, ये उनको बता दिया करें अपने पैनल बनाने वाले को कि देखिए हमें कितना एक टफ टाइम आता है, लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है, उसके अंदर इस तरह की गुफ्तगू हो। मेरा भी तजर्बा है मीडिया का, वो अच्छा लगता है। मैं आपको ये बताऊं, देखें दो बातें करें कि यहाँ पे जो लाहौर के अंदर है, पंजाब के अच्छा सर एक सेकंड, अभी जरा हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद है हमारे साथ, आप हमारे साथ ही रहिए सर, प्लीज गुजारिश है आज जोड़ हमारे साथ रहे। हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया पीटीआई के। हुमायूं साहब, न्यायी साहब कह रहे हैं कि वो हम नुमाइंदगी होनी चाहिए और हम भी बिल्कुल ट्राई कर रहे थे। ये क्या हुआ है सर? आपको विफाक कह रहा है कि नहीं, इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके वजीर आला को बल्कि कह रहा है जिसके पास बैंडेट है विफाक, कि ये दहशतगर्दों के नुमाइंदे हैं, ये इनको नहीं मिलनी चाहिए इजाजत, जबकि सिंध गवर्नमेंट कह रही है वेलकम करते हैं, अजरक पहनाते हैं, सब चीज है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, होने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए हमें कौन कह रहा है कि ये दहशतगर्द है? वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने ऐलान किया था, आला ऐलान ये किया था कि जी हमारी और तालिबान की जो सोच है वो एक ही है, आइडियोलॉजी एक ही है, आप प्लीज पंजाब ना हो। ये वही लोग हैं कह रहे हैं जिन्होंने इंडिया में जाके कहा था कि हम और आप एक जैसे ही हैं, सिर्फ ये दरमियान में एक लाइन आ गई है। जिन्होंने इंडिया में ये कहा था कि ये जो मुंबई अटैक हैं ये पाकिस्तान से हुए हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। जिन्होंने पार्लियामेंट के बाहर, जिन्होंने मीडिया में, जिन्होंने हर जगह पे जितना बुरा भला पाकिस्तान आर्मी को कहा है वो हम सारे मिल के कर ले, इतना बुरा भला आज तक किसी ने नहीं कहा है। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं। आप अगर ये कह रहे हैं इन्होंने क्यों कहा, इन्होंने तो कहना इसलिए। देखिए मेरी बात सुनिए, कल एक आम सा वर्कर कराची गया है, एक आम सा वर्कर कराची गया है, वो ना इमरान खान से उसकी कोई रिलेशन है, ना कोई मालदार है, ना कोई सेठ है, ना कुछ है, ना वो जागीरदार है, आम सा वर्कर है, 5 से 7 मरले के घर में रहने वाला वर्कर है। आपने देखा है उसका इस्तेकबाल, आपने देखा है उसके साथ कितने लोग खड़े थे। ये उसकी वजह से नहीं, इमरान खान की वजह से, उस लीडर की इंस्पिरेशन की वजह से। इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको जरा 3-4 लीडर्स को मिला के देखता हूँ। आज चले मानते हैं, सब जानते हैं कि इमरान खान कौन है, सब जानते हैं मियां नवाज शरीफ कौन है, सब जानते हैं मियां शहबाज शरीफ कौन है, सब जानते हैं मरियम कौन है, सब जानते हैं बिलावल और जरदारी, सबको जानते हैं। मुझे एक बात बताएं, जब ये लोग 18 साल के थे सारे के सारे, इनको कौन जानता था? क्या कोई मरियम को जानता था? हाँ जानते थे। वो अपने बाप को कहती थी मुझे कॉलेज से निकाल रहे, मुझे सीट दे दो। बिलावल को कोई जानता था? बिलावल को तो पता ही नहीं था कि जाना किस तरफ है, किस तरफ नहीं जाना। जरदारी साहब को कोई जानता था? उस वक्त जरदारी साहब जो थे वो सुनने में आया है, सच है झूठ है, कि वो फिल्म के टिकट वो बेचते थे। सर एक सेकंड मेरी बात सुनो। अब वही बात है कि आपको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे ये बताएं ना सर, नहीं मुझे इस बारे में बात बताएं ना कि आप पंजाब की तरह का अगर आपके साथ रहता रवैया तो वो ठीक था। हम सारे अप्रिशिएट करते हैं सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने किया। हमें उनसे गिला अपनी जगह है कि उन्होंने इस PMLN के साथ मिलके इस कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह कर दिया है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये जरूर किया है कि जो डेमोक्रेसी की जो क्या होती है, उसकी रवायत होती है, उसको बरकरार रखा है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। सुहेल अफरीदी ने अप्रिशिएट किया है। हाँ छोटे मोटे मसले होते हैं, वो हर जगह होते हैं यार, इसको इग्नोर करना चाहिए।
लेकिन अगर देखें, अगर कोई मुझे कहता है कि मेरी पुलिस आपको वहां से लेकर चली गई थी, इनको तो रास्ता ही नहीं पता था, तो भाई आप 12 बजे से हैदराबाद से चले हो, सुबह 7 बजे पहुंचे हो, 7 बजे का रास्ता तो हैदराबाद से नहीं है, और वो भी अगर आपके साथ पुलिस हो, आपको वो गाइड कर रही हो, तो कुछ चीजों को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जनरली आई एक्चुअली अप्रिशिएट कि दे अलाउड पाकिस्तान तरीके से। उसमें आपने कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। राजा साहब देखें, ये आपने देखा कि इस वक्त क्या हो रहा है, नून लीग सिंगल आउट हो चुकी है। जिस तरीके से आप इस वक्त बात कर रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं FIR भी कटवाएंगे, उससे मुताल्लिक जरा बताइए। देखिए, मैं ये अर्ज करूं, सबसे पहले तो न्याजी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, वो प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर रहे थे, चले वो फिर आपने ठीक भी कर लिया। अभी इन साहब ने मतलब फौरन, यही इनका अलमिया है, ये फौरन जातियात पे उतर आते हैं। 18 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, जुल्फकार अली भुट्टो जब फांसी चढ़ गया तुम क्या कर रहे थे भाई। राजा साहब, आपसे एक सवाल पूछना था। आपने कहा कि इदारों के खिलाफ जो बयान देगा, बात करेगा, उसके खिलाफ कोई पिटिशन होगी। जी बिल्कुल, मैंने ये अर्ज किया था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अंडर ओथ हैं, उन्होंने इस आइन से वफादारी की कसम खाई है। सही। उनके हल्फ में ये मौजूद है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और फिर अपने सूबे के अवाम की तरफ उनकी ज्यादा तवज्जो होगी। ये उनके ओथ में है। इस वक्त वो जो कुछ कर रहे हैं ये अपने ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कानून पाकिस्तान का ये कहता है कि जो अपने ओथ की खिलाफ वर्जी करे वो नाअहल है, उसको नाअहल करार दिया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि PK के चीफ मिनिस्टर ने यहां पे आके दो अपने हल्फ से गद्दारी की है, दो बार। एक बार उन्होंने जब कहा कि फौजी ऑपरेशन जो हो रहा है वो खुल्लम खुल्ला बदमाशी है। आपको भी ये अल्फाज जो लफ्ज है ना, इसके बड़े माना है और ये माना खेज अल्फाज है। ये उनको बदमाश कह रहा है जो हमारे लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, जो हमारे लिए जो और उनकी हिमायत कर रहा है जो हमारे बच्चों के गले काट रहे हैं। तो ऐसे शख्स को तो किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये अर्ज की थी कि हमने अपनी क़यादत से, मैंने कहा मैं इजाजत तलब करूंगा, क्योंकि मैं वफाकी तर्जुमान के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर्स फोरम है उसको सूबाई सदर भी हूं। तो मैंने कहा था कि अगर हमें इजाजत मिल जाती है तो हम पिटीशन फाइल करेंगे, हम इसकी नाअहली की पिटीशन फाइल करेंगे। लेकिन जो सिंध के अवाम की इसने तौहीन की है, जो दिल आजारी की है, मैं सिंध में भी रहता हूं ना, वफाकी नुमाइंदा भी हूं, मैं सिंध में भी रहता हूं, मैंने भी वोट कास्ट किया है और इनके खिलाफ किया है, और मैंने लाखों लोगों को देखा है इनके खिलाफ वोट कास्ट करते हुए। ये आज हमें आके कहते हैं कि हमारा मैंडेट जाती है, तो ये ज्यादती है, ये जमहूरियत के साथ जाती है। और ये इनका जो रवैया रहा है ओवरऑल, आप देखें, कल इसकी तकरीर सुन लें, इस तरह तकरीर होती है, इस तरह बात होती है। यानी अपने आप को आप लोगों ने जो है वो अक्ल कुल समझा हुआ है, बाकी सब चोर डाकू हैं। ये वही जो है शुरू से जो नैरेटिव पानी पिटिया लेके चल रहे हैं वही चीज है। जी हमारे साथ रहे राज साहब, हमारे साथ न्याय साहब, दोनों का मौक़िफ़ आ गया, अब एनालाइज आप कीजिए इसको, क्या सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मेरे जहाँ तक वज़ीर आला का यहाँ पे लाहौर में आना या कराची में जाना, मेरा ख्याल ये है कि जब वो लाहौर के लिए या पंजाब के लिए निकले थे तो उन्होंने इंतहाई गैर मुनासिब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। अगर आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकलेंगे कि हमने फॉर्म 47 की हुकूमत को हटाना है, भले तो है या नहीं है, भले से ये क्या इसकी जो है बैकग्राउंड है सारी चीज़ों की, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये जुलाई 2018 से या 2018 से इंस्टॉल्ड है। तो जब आप कहते हैं तो कोई हुकूमत आपके लिए कोई फूलों की सही नहीं बनाएगी। फिर पंजाब हुकूमत ने आपको बड़े भले मानसों की तरह अपने असम्बली के अंदर एक्सेस मांगी, उन्होंने दे दी। अब कुछ ताउन करना होता है। अब इसके अंदर ये कहना जी कि पंजाब हुकूमत ने हमें ऐसे नहीं जाने दिया, ऐसे नहीं आने दिया, या जब आपको चक्री जो कि पंजाब हुकूमत के नीचे नहीं है, मोटरवे जो है वो वफाकी हुकूमत की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जाके जो ज़बान इस्तेमाल की है, भले से पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ की है या वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। मेरा तो राजा साहब पे इतराज़ ये है कि राजा साहब भी उसी मुबालिगा काम बने रहे हैं जो तहरीक इंसाफ वालों का थोड़ा इम्तियाज़ है या तहरीक इंसाफ वाले इस्तेमाल करते रहते हैं। कतई नज़र इसके कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि उन्होंने ये कहा खुल्म खुला बदमाशी, बल्कि मैंने देखा है कि जितना उनका एक
जो मौक़िफ़ आया है और इस जिस सिलसिले में वफाक से मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की है, तो ऑपरेशंस के बारे में उनकी किसी न किसी हद तक ये तो कहा है कि हम इसके हक़ में नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के बारे में या दहशतगर्दी को उन्होंने बड़े खुल कर मजम्मत भी की है और उसका उनको अलाउंस भी देना चाहिए। बाकी रही हमारे जो भाई हैं हमायूं साहब जो फरमा रहे हैं, देखें क्राइसिस ये नहीं है कि कौन किसको कितना जानता कितना नहीं जानता। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो थे वो तो एक वज़ीर ख़ारजा थे 1966 तक, और वज़ीर ख़ारजा को पंजाब का अनपढ़ मजदूर किसान क्या कौन जानता होगा, लेकिन जब वो 67 के अंदर पीपल्स पार्टी बनाते हैं और 68 के अंदर उसको एक अवामी पजीराई मिलती है जो कि 1970 के इलेक्शन में उसका एक इजहार भी हो गया, तो एक आम आदमी, एक मजदूर किसान, कानकुनी का मजदूर जो कि बिल्कुल अनपढ़ जाहिल था, वो वारिफ्ती के साथ पंजाब के अंदर ही तो भुट्टो साहब को पॉपुलैरिटी मिली थी। सिंध के अंदर तो उनके वडेरे थे, केपी में भी उनको स्पेस मिली। मुझे बताया ना बात ये परसेप्शन देखें इमरान खान साहब, मुझे एक बात दो फिक्रों में दो फिक्र मुकम्मल करें फिर आप आगे चलेंगे। जो पंजाब के अंदर है कि उनको जो प्रिजाई मिली पंजाब के अंदर जो मिली, तो वो तो एक आम लोगों की मिली। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने इसी क्रेडेंशियल के साथ, सब इनको जानते थे, लेकिन 97 का इलेक्शन लड़ा तो लेस देन 0.25% वोट्स मिले। फिर 2002 में लड़ा, उनकी अपनी जमानतें सिवाय एक सीट के हर जगह जब्त हो गई और उनको आधे फीसद से ज़्यादा वोट मिला। भी निकाल लें, गूगल कर लें, पता कर लें तरीके से कितना वोट मिला है, जबकि अस्पताल भी बना चुके थे, वर्ल्ड कप भी जीत चुके थे, बहुत एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, बड़ी पसंदीदा शख्सियत थी। तो सियासी अवामिल जो होते और होते हैं कि वो कब किसको पसंद करते हैं। सब ये तो आप क्रेडिट देंगे ना पीपल्स पार्टी। आखिरी बात एक इसको कंक्लूडिंग बात, ये एक इनके लिए लम्हा फिक्री है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो गली कूचों की पार्टी बन जाए। इमरान खान साहब की वल्वला अंगेज क़यादत में जब 25 मई 2022 में लोग नहीं निकले, इनको पता है मोहम्मद साहब को 30 लाख बंदा इस्लामाबाद लाना था और खुद वो लीड करके आए थे अपनी वल्वला अंगेज क़यादत में, तो 3000 बंदा नहीं आया था। फिर 26 नवंबर 2022 में ये एक सड़क के किनारे जलसा करके आए थे। मैं भी रावलपिंडी जानता हूँ, आप भी लोग जानते हो, सैटेलाइट टाउन। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप इतना क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी को देंगे ना कि वो कराची में भी एक गली, मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को इतना क्रेडिट तो देंगे ना कि इतना थोड़ा सा रूम तो दिया ना, हालात बदल जाते हैं तो एटलीस्ट इतना तो आप हार्श स्टांस ना रखें कि आने वाले वक्त में फिर आपको प्रॉब्लम हो। अब पंजाब ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, अगर वजीर आला पंजाब वहां जाती हैं और हालात वाकयात जज्बात बदलते हैं तो मुझे बताएं क्या केपीके में उस वक्त सूरत हाल होगी, आप इमेजिन कीजिए। नहीं जी, मैं तो सिंपल ये बात, कोई असल में कुछ इतने मुबालगे हो रहे हैं। कसूर आपने देखा है कि दोनों भाई जो हैं मेरे नज़दीक, तो आप दोनों माइंड ना करें, इंतहाई मुबालगे के साथ बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी पंजाब के अंदर अगर वो आते, मैं बिल्कुल उस रवैये को बड़ी जिसको है मजम्मत करता हूँ। मैं तो अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि आप, मैं तो हर दफ़ा ये कहता हूँ ये कंटेनर रखने, ये रखने, मैं तो उससे 40-50 साल मुझे एज एक्टिविस्ट हो गए हैं, मैं देख देख के थक गया हूँ ये कंटेनर रखने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मजमा निकलता है, जब इफ्तिखार चौधरी के पीछे निकला था या हमने 77 की तहरीक देखी थी, तो फिर ये कंटेनर हट जाते हैं। क्या किसी ने 30 अक्टूबर 2011 का PTI का जलसा जो है वो एक इजहारियत आज तक उसे चर्चा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत ने जो कुछ गलत किया, लेकिन मैंने कहा कि उसके लिए अगर तहरीक इंसाफ भले मानसून की मेहमान आती, उससे जैसे अगर कहती कि मैं जाके मरीम नवाज को मिलना भी है, सारा कुछ है, जेस्चर भी होता। बहुत शुक्रिया सीनियर साहब साहब ने ज्वाइन किया और किया राजा अंसारी साहब ने, जो कि वफाकी नुमाइंदगी कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो वेन्यू वाली बात का फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं सही मिला कि भी ये अगर मुतालबा था बाग़ जिन्ना का कि वहाँ प्रोटेस्ट होना है, तो वो वेन्यू चेंज क्यों किया गया। हाँ, ब्रेक देती हूँ मैं आपको, ब्रेक दे रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर बात करें। आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन में अब हम बात करेंगे आपके फेवरेट खेल कूद की। क्रिकेट की बात थोड़ा सा लाइट हो जाए, ऐसे वो जब
पॉलिटिक्स पे बात करते हैं ना, तो आज तो बल्कि बहुत ही कुछ अजीब सा इस तरफ कन्वर्सेशन चलेगी जो मैं साल से शो कर रही हूँ। मैंने तो शो को इस तरफ जाते नहीं देखा, तो लेकिन ये कि काफ़ी टेंस माहौल था। राइज एंड शाइन पे ज़ुहैब ने कैसे संभाला, हो जाता है। मैं तो गहरे गहरे सांस, योगा, मेडिटेशन जितना मुझे आता था मैं तो वो कर रही थी, सीधी बात है। अब ये कि अब जरा कंटेंट अब ये कंट्रोल में है। क्रिकेट में ये हुआ है कि सीरीज पाकिस्तान श्रीलंका में है और प्रैक्टिस में इसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड कप की। तो तीसरा वनडे हुआ और बारिश की वजह से वो 12 ओवर्स का वनडे, T20 मैच हुआ, 12 ओवर्स का हो गया वो, और उसमें श्रीलंका को शिकस्त दे दी, श्रीलंका ने शिकस्त दे दी पाकिस्तान को। क्या हो गया ज़ुहैब? हाँ, तो ये वो मैं जरा सोचने लगा, उसी तरफ चला गया था मैं जो आप बात कर रही थी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया, 12 ओवर का मैच था, दोबारा से आओ और पाकिस्तान ने अच्छा खेला, यानी टारगेट बहुत ज्यादा था 12 ओवर्स में, लेकिन पाकिस्तान बहुत करीब टारगेट के पहुंच गया था। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये बड़ी बात है क्योंकि उन पर T20 में परफॉर्म करने पर बड़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत क्विक नॉक खेली, छक्के चौके लगाए और इस पोजीशन में ले आए थे टीम पाकिस्तान को, पाकिस्तान ये भी मैच जीत। क्या बात है। तो देखिए बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका कमबैक हुआ है, उनकी जो है वापस फॉर्म आई है, सिर्फ बाबर आजम का इंतजार है। बस फिक्र ना करें, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी तरह, वो इंतजार ही ना रहे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो हमें बाबर आजम थोड़ा सा मतलब हमारा भी ख्याल करें ना जरा। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ भाई ने। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे हैं। और मैं ये कह रहा था कि अभी आप लोगों की मजबूरी है कि आप पॉलिटिक्स पे जो है वो बात करेंगे, लाजिम है, अभी कह रही थी ये जी। लेकिन हम तो अपने खेल की तरफ ध्यान देते हैं, हम नहीं पॉलिटिक्स की तरफ जाते। बिल्कुल सही है। हम बात तो लेकिन आपको भी करनी पड़ती है क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स होती है खेल में। क्रिकेट की पॉलिटिक्स। तो तौसीफ भाई, श्रीलंका जीत गया मैच, लेकिन खैर मैं ये समझता हूं कि ऐसा मैच हारना एनालाइज नहीं करता आप। बहुत अच्छा हमारे लड़कों ने। आपको कैसे लगी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस ठीक है, और मुझे सिर्फ ये है कि देखिए उनकी रैंकिंग जो है वो हमसे नीचे है और हमारा उनका मुकाबला एक्चुअल तो नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन उनकी कंट्री में खेल रहे थे, हमें अभी बड़ा इवेंट जो है वो वर्ल्ड कप का वहीं पे खेलना है, तो ये एक फायदेमंद बात थी। वो ठीक है, वहाँ बारिशें होती हैं, उसका क्या कर सकते हैं, यानी पिछला मैच भी ऐसे ही गया, तो और ये भी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ओवर्स तो चले ही गए अगर देखें तो। वो इस लिहाज से ठीक है कि वहाँ के पिचेस खैर यूज्ड टू पहले से हैं, लेकिन वहाँ की पिचेस और सारा कुछ जो है उसका अंदाजा हो जाता है, और ये एक अच्छी सीरीज होती, अगर पूरी हो जाती तो अच्छी होती। और पाकिस्तान जो है यूज्ड टू तो है ही, लेकिन और उसको वक्त से पहले जो है मौका मिल जाता था। तो मुझे बताएं, मैंने बता रही थी कि क्रिकेट का सीजन मीडिया पे हर जगह शुरू हो रहा है, आपकी क्या मसरूफियात हैं, आप टाइम दे रहे हैं हमें? अभी आपको टाइम दे रहा था मैं उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप, PSL, क्रिकेट ट्रांसमिशन आप भी देखते होंगे, आपको कैसा लगता है कि जब इसमें हमारे सीनियर जो है कैरेक्टर्स कह रही हूँ, हाँ कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं और बड़े कॉमेडी भी हो रही है, कमर्शियल्स में इन होते हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं होती, और शोज चल रहे होते हैं, तज्जिए चल रहे होते हैं कि अलग किस्म के, आपको वो कैसा लगता है देख के? करैक्टर तो है ना, हमारे पास ज्यादा करैक्टर मौजूद है, तो आई थिंक मेरा ख्याल हम उसको डेफिनेटली जो है वो फॉलो करते हैं। हम तो इस खेल से चूंकि मुंसलिक रहे हैं, इसलिए हम उसको देखते भी हैं और समझते भी हैं और इसीलिए बात भी करते हैं। हम लोगों को बुरा लगता हो शायद, लेकिन हम अपने व्यूज देते हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। अच्छा तो मुझे बताएं, सलमान कैप्टन का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। T20 में मिसफिट थे ये कहा जा रहा था, लेकिन कल की जो नॉक खेली उन्होंने, तो हमें जरा ये कि हमारा कैप्टन भी अब अच्छी यानी इनिंग्स खेल रहा है। फिर मोहम्मद नवाज कुछ फॉर्म में नजर आया, ख्वाजा नाफे नया लड़का 26 रन बनाए उसने, तो बिल्कुल सही मौके पर एक मोमेंटम गेन कर रही है टीम पाकिस्तान। जी आपकी बात ठीक है। अब देखना ही है कि ये जो 15 अनाउंस करेंगे, अभी तो खैर 15, 18 या 20 उन्होंने नाम दिया, अब ये 15 अनाउंस करेंगे तो आई थिंक टिप्स पे तो है कि हाँ ये लड़के होंगे। अब विकेट कीपर का देखना है हमें, अगर ख्वाजा नाफे ने परफॉर्मेंस दे दी है, वो यंग्स है अभी आए, और उससे पहले जो विकेट कीपर थे वो इतना परफॉर्म मेरे हिसाब से नहीं कर सके। अब देखना ही है कि क्या एकदम रिजवान की वापसी होगी, जो कि ह्यूमर तो यही है कि भाई वो
आ जाएंगे दोबारा से, तो अभी जैसा चल रहा था वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इस वक्त एक बड़ी टीम लेके जानी चाहिए, और जिसमें आपने देखा कि शादाब को इंक्लूड किया गया और ज़ाहिर इंक्लूड जैसे भी किया गया, अब आ गए हैं तो फिर ठीक है, परफॉर्मेंस करें भाई। और भी कई लोग इस तरह आए हैं, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब हमें सपोर्ट करेंगे हम इन्हें, और डेफिनेटली जो भी प्लेयर सेलेक्ट होंगे हम उनको देखेंगे, लेकिन बात जरूर करेंगे इस पे कि भाई किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है मैं एक प्लेयर के लिए, अब्बास आफरीदी जो है, उसके लिए मैं थोड़ा सा था कि उसको 20 अपने 6 से साइड पे भेज दिया था, बट इज अ गुड ऑलराउंडर। देखिए वहां की पिचेस जो है ना वो इतनी तेज नहीं होंगी, तो आप ऑलराउंडर तो खिलाएंगे, 2 स्पिनर खिलाएंगे या 1 स्पिनर खिलाएंगे, पार्ट टाइम स्पिनर खिलाएंगे, फिर फास्ट बॉलर 2 खिलाएंगे, तो एक इस टाइप का जो नीचे जाके जो है वो रन तेज कर दे। और आपने सलमान अली आगा की अब उनकी बारी आएगी कितने नंबर पे ये देखना है, इसलिए कि बाबर आजम आ जाएंगे तो 2 ओपनर साहबजादा फरहान और साइम अयूब, 3 बाबर आ जाएंगे। फिर फखर का क्या होगा अगर ये हम बैटिंग ऑर्डर में देखें? ये बांग्लादेश का जरा उसके बारे में बताइएगा कि उन्होंने इंडिया में खेलने से मना किया है, और पीसीबी ने ये ऑफर दी है कि वो मैचेस जो है आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, व्हाई नॉट। तो आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद आईसीसी क्या डिसाइड करेगा? नहीं, आईसीसी तो बेकार है, मैं आईसीसी को नहीं मानता ऑनेस्टली, वो तो उनके ही उस पर चलते हैं। बट आई थिंक जो डिसीजन उन्होंने लिया वो ठीक लिया, बिल्कुल ठीक लिया आपने डिसीजन। और बांग्लादेश ने अगर किसी को मारने की धमकियां ऐसे कोई दे सकता है इस तरह, लेकिन जहां तक आपने वो बात की, 2 वेन्यू अनाउंस हुए, एक इंडिया है और एक श्रीलंका है, तो मुझे तो पाकिस्तान ये है हम आपको ऑफर कर रहे हैं, बट अभी तक हुआ नहीं है था कि तीसरा वेन्यू कोई अनाउंस हो। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बीच में सब लोग पढ़ के जो है कलकत्ता में मैच है उनके 3, एक बाहर था, तो अगर इस इवेंट को बचाना है तो ये वाला मैच भी आप कलकत्ता में ले जाएं, ज्यादातर जो है बंगाल से लोग हैं वहां पर, तो यही हो सकता है। बाकी तीसरा इवेंट मुझे नहीं लगता कि तीसरा वेन्यू कहीं हो सकता है। सही बात है। और मुल्तान सुल्तान, लेकिन हमने तो ऑफर दे दी ना। तो आसिफ भाई थोड़ा सा ये मुल्तान सुल्तान का ही बताइएगा कि ये जो टीम थी ये पीसीबी अपने अभी किसी को ऑक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि वो ऑक्शन के लिए ओपन है। और जो नई 2 टीम्स आई हैं उसके बारे में भी बताएं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत महंगी वो बिकी है टीम, पीएसएल में उसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, बहुत इम्पैक्ट होगा। और मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ये इवेंट जो हमारा 4, 6, 8 साल से बहुत जबरदस्त जा रहा था और अभी भी जा रहा है, इन लोगों के आने से इट मीन्स के बाहर के लोग जो हैं बहुत इन्वॉल्व हैं, और खासतौर पे वो लोग जो यहाँ से गए और उन्होंने जाके इस खेल से मोहब्बत की, और उसके बाद जब ये गए थे वहां पे वसीम अकरम वगैरह तमाम, तो मुझे आइडिया हो गया था कि वहां से कोई टीमें कुछ आने लगी हैं, और जाहिर है कि वो लोग वहां रहते हैं और पाकिस्तान का बड़ा ख्याल करते हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। और हमारे चेयरमैन को भी उन्होंने जबरदस्त काम दिखाया है और टीमें ले आए। और अब ये एक और टीम की जो आप बात कर रहे हैं, वो टीम में देखिए, अब मुझे नहीं पता कि जो पिछले थे वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये टीम भी ले जाएगा कोई ना कोई, और मुझे फील ऐसा हो रहा है कि कोई बाहर का ले जाएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग जो है वो पिछले ऑनर की नहीं हुई, तो बाहर से कोई ना कोई जो रह गया है, और भी रह गए थे ना जो बिट में आए थे मगर नहीं कर सके। और तौसीफ भाई देखिए 185 करोड़ से ऊपर की ज़ाहिर अब ऑक्शन जाएगी ना, और पिछली टीम्स तो लाहौर वगैरह बिल्कुल 50 के अंदर अंदर है, तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वैसे पीसीबी को। नहीं, बिल्कुल थी, और थी इसलिए थी कि जब बाहर गए थे तो उस वक्त मुझे आइडिया हो गया था कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, और कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व, जाहिर है पहले से नेगोशिएट चल रहा है। वसीम अकरम की बड़ी लाइन है वहां पर, बाहर के मुल्कों में सारा कुछ है, उन्होंने उनको कन्विंस किया होगा कि आए जी अपने मुल्क के लिए कुछ करें। और आई थिंक
अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के पास पैसा भी बहुत है। और बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, Thank you, आपने बहुत वक्त दिया। शुक्रिया जी। Thank you for your सारी टीम की परफॉर्मेंस और भी बात की। उन्होंने कहा कि टीम कॉम्बिनेशन क्या बनाना ये बड़ा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि बाबर आजम भी वापस आ जाएंगे, रिजवान भी अगर वापस आ जाते हैं तो किसको कहां पर खिलाना है, किसको 11 में जगह देनी है नहीं देनी, एक फैसला होगा कप्तान लेकिन ये कि बड़ी हाइप है और सही हाइप है, क्योंकि पीएसएल इस साल का बड़ा इंटरेस्टिंग और कंपेटिटिव, मजे का, चैलेंजिंग होने वाला है। हाँ, और हम भी बहुत राइजिंग शहर में तैयारी से आएंगे। हाँ, ऐसा अभी ऐसे उनको भी तो और ब्रेक के बाद वर्ल्ड मिलते कप हैं, देखते रहे राइज एंड शाइन, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में अभी हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हम अपने जानवरों पे बात करेंगे। और हम बड़े हसास हैं सब जानवरों को लेके, लेकिन अगर कोई बड़े स्केल पे काम करना है ना ज़ुहैब, तो उसमें गवर्नमेंट का और लोगों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं और जो फिर बनाएं आप कानून, उस पर अमल भी किए जाएं। अब जो स्ट्रे डॉग्स को लेके मुझे लग रहा है सालों से हमारा कोई भी जो एक्शन है वो सही होता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखिए, दो तरह के दो मामलात हैं, यानी अगर आप इसको दो पर्सपेक्टिव हैं इसके। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले। अपने प्लेटफॉर्म पे कल भी हमने बात की। अच्छा, लेकिन पहले मसला बताएं। मसला ये है कि स्ट्रे डॉग्स, की जरूरत है। कुत्तों के जो काटने के केसेस हैं वो तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डेटा ये बता रहा है कि 800 डॉग बाइट केसेस हुए हैं ये साल जो अभी शुरू हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है पहला महीना, तो इसमें 800 डॉग बाइट के केसेस हैं। अच्छा जी, बताया ये जा रहा है, डेटा ये भी बता रहा है, अभी मुतज़ाद डेटा हो सकता है, इसको आप आर्ग्यू कर सकते हैं इस पर, 29,000 स्ट्रे डॉग्स हैं कराची के अंदर। फिर हॉस्पिटल जरा ये बता रहे हैं कि 1,125 डॉग बाइट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि इंसानी जान का मसला है इसमें, कि कुत्ते के काटने से लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और बहुत वो जो कैफियत होती है ना, जब वो रेबीज का मामला होता है तो वो जानलेवा हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि कोई हुकूमत का इनिशिएटिव के जरिए जो इंडिविजुअल्स भी काम करना चाहते हैं एनिमल राइट्स को लेकर, तो वो मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि इस मसले का हल निकले। डॉग बाइट्स भी ना हो और आप हार्म भी ना करें डॉग्स को। और हम चाहते हैं कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो वो भी हमें बताएं कि क्या उनके पास क्या कोई सॉल्यूशन है। तो आज हमें ज्वाइन किया है टीपू शरीफ ने, एक्टर है, बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं और जानवरों से शदीद मोहब्बत भी करते हैं। उन्होंने बहुत सारे जानवरों को रेस्क्यू भी किया है। टीपू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नादिया जी, ज़ुहैब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। 365 आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू को रेज़ किया अपने फोरम पे। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि हर जान अहम है। इंसानी जान अपनी जगह बहुत अहम है और हैवानों की जान भी अपनी जगह अहम है। ठीक है, कलिंग यानी कुत्तों को मारना अगर रेबीज़ का हल होता तो क्या पाकिस्तान में रेबीज़ ख़त्म ना हो गया होता? अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रोसेस नहीं काम कर रही ना। सबसे पहले बात करते हैं डेवलप्ड ममालिक की, टर्की, हॉलैंड, फ्रांस, ब्ला ब्ला ब्ला। यूरोप में आप चले जाएं, वहां पर इस मसले का हल हो चुका है। जब मैं ये बात करने जाता हूं तो मुझे कहा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज की आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान है, यहाँ पर और वहां पर फर्क है, कानून का भी फर्क है, पॉलिसीज का भी फर्क है, तरक्की का भी फर्क है। तो रिसोर्सेज का भी फर्क है। अगर हम एशियन ममालिक में आ जाते हैं, अपनी नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, थोड़ा दूर चले जाते हैं, थाईलैंड है, ये 4 एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे 70%, 80%, 90% रेबीज के रेट TNVR के जरिए कंट्रोल किए गए हैं। TNVR का मतलब है ट्रैप, न्यूटर यानी स्टेरलाइज करना। स्टेरलाइज का मतलब ये है कि उसकी नसबंदी कर दी जाती है, वो बच्चे नहीं दे सकती फीमेल, और मर्द जो है या नर जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वैक्सीनेट, वैक्सीनेट, टीका लगाएं रेबीज का। रिलीज, R, वहीं पर ही छोड़ दे। जो रिलीज्ड डॉग्स होते हैं, स्टेरलाइज किए हुए कुत्ते होते हैं, चूंकि उनको टीका लग चुका होता है तो उनकी न्यूट्रिंग की वजह से, उनकी स्टेरलाइजेशन की वजह से उनका अग्रेशन जो नेचुरल है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर से वो हार्मोन ही निकल जाता है। आपको पता है रिप्रोडक्शन और गुस्से का हार्मोन एक ही होता है इंसानों में भी। आप उसको इस तरफ ले जाएं या आप उसको क्रिकेट फील्ड पे ले जाएं या आप उसको कराटे में ले जाएं या किसी को मारने में ले जाएं, वो हार्मोन्स वही होते हैं अग्रेशन के। अग्रेशन खत्म हुआ, वो कुत्ता काटना बहुत हद तक कम कर देगा। ठीक, खत्म हो सकता है ना हो, ह्यूमन और डॉग इंटरेक्शन होगा, क्योंकि आबादी हर जगह तो जा रही है, इंसानी आबादी हर जंगल के अंदर जा रही है, हर झाड़ियों में जा रही है, हर सहरा में जा रही है, तो सामने तो आएंगे जानवर। तो हर चीज को मारना उसका हल नहीं है। इसका हल साइंटिफिक, WHO ने ये कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि रेबीज का हल कलिंग नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन है।
अच्छा, अब टीका लगाना जो है वो शुरू में आपको लगता है कि बहुत महंगी कॉस्ट है, लेकिन इन द लॉन्ग रन कुत्ते मारना ज्यादा महंगी कॉस्ट है। ये फ्रंट लोडेड कॉस्ट है। फ्रंट लोडेड का मतलब है शुरू में आपको लगेगा बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन वो चूंकि बाद में उसके नतीजे आने लग जाएंगे, तो जब आप उसको ग्रेजुअली वेव दर वेव करते जाएंगे, लहर दर लहर करते जाएंगे, तो वो कॉस्ट कम होती जाएगी। आपके जानवर जो ऑलरेडी टीका लग चुके होंगे, उनका चूंकि एग्रेशन कम हो जाएगा, तो वो लोगों को काटना भी कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन तो समझ आता है, लेकिन न्यूट्रे वाला प्रोसेस उसमें तो मतलब वहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना, वो कैसे मतलब वहीं उसी वक्त आप उसको कैसे न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं डॉग्स को कि जी वो भी अभी एक कॉस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट ने आज से 5 साल पहले जब कोविड आया था और उससे कुछ अरसा पहले 1 साल पहले एक RSPC के नाम से एक प्रोग्राम बनाया था, रेबीज प्रिवेंशन कंट्रोल सर्विस, RPCS वो बनाया था, और मैंने उनके साथ काम भी किया था। वो आते थे, पिकअप करते थे, लेके जाते थे, 3-4 दिन के लिए रखते थे फीमेल्स को, और मेल्स को उसी वक्त ऑन द स्पॉट न्यूट्र करके वापस रिलीज कर देते थे टीका लगा के। बहुत उस पे लोगों का भरोसा भी आ गया था। वो प्रोसेस अचानक खत्म हो गया। वो मेरा ख्याल है आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा और नासिर हुसैन शाह साहब का इनिशिएटिव था, और वो काफी अरसे तक उसने काम किया। उसके बाद अब वो शायद इफेक्टिव नहीं है या वो पॉलिसी अपनाई नहीं जा रही, ताहम गवर्नमेंटल लेवल पे इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। वो सोच रहे हैं बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है लोगों का, खास तौर पे जो पॉपुलेशन डेंस एरियाज होते हैं वहां पे लोग हर वक्त निकले हुए होते हैं बाहर, रात को चाय भी पी रहे होते हैं, बच्चे भी निकले होते हैं। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हमारे 2 साल के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को कुत्ता काट के चला गया। भाई 2 साल का बच्चा 1 साल का बच्चा बाहर अनप्रोटेक्टेड क्यों घूम रहा था? वो तो है, वो तो हमारे गलियों में है, बच्चे गटर वाले किडनैप भी मामले हो की तरफ जाते नहीं हैं। कहानी ले नहीं जाना नहीं, चाहता बच्चे हूं। किडनैप भी हो जाते हैं देखिए, क्योंकि बच्चे अकेले जो है सड़कों पे नजर आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना चाहता मैं इस टॉपिक को कि मैं कोई गोली बचा के नहीं, इधर बट से इट्स अ निकल फैक्ट कि जाऊं हमारे या बच्चे अनअटेंडेड खेल ही रहे होते हैं गलियों में। हाँ, अच्छा नहीं, प्रॉब्लम ये कि तो हम कराची का बता रहे जी। हैं। जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना, तो वहां तो बिल्कुल ही रिसोर्सेज नहीं, बुनियादी हेल्थ की रिसोर्सेज नहीं है, कम जब है। हम अच्छा, वहां ज्यादा आप देखते हैं बिल्कुल ऐसा है ज़ोएब जी। जब हम एक आइडिया को फ्लोट करते हैं ना और एक पॉलिसी को सामने लेके आते हैं, तो वो पॉलिसी बिल आखिर लोगों की तरफ फायदे अपने भेजने लग जाती है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएं, जब पाकिस्तान बना था 50-60 साल पहले, तो यूनिवर्सिटीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल। अब सक्खर का बच्चा, टंडोला यार का बच्चा, डेरा इस्माइल खान का बच्चा, बलूचिस्तान के इंटरनल एरियाज का बच्चा है, KPK का कोई इंटरनल एरिया का बच्चा, वो भी जानता है कि यार फलां जगह पे ये चीज हो रही है। और सोशल मीडिया ने इतना कुछ फैला दिया है, लोग पता नहीं कौन कौन से शहर से बैठ के हजारों फॉलोअर्स के टिकटॉक चला रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। हमें कदम अपने वक्त में जब हम दुनिया में हैं तो कदम हमने सही उठाना है। बिल्कुल सही। और चूंकि ये मसला मेडिकल है तो इसको हमने साइंटिफिक बुनियादों पे हल करना है। हमने इसको अपनी जात की मर्जी से हल नहीं करना। अच्छा, अभी कैसे किसी को जानवर नापसंद हो, अभी इस वक्त जो है इनको जो कहते हैं ना बड़ी बेदर्दी से इनको मारा जाता है, वो क्या तरीके होते हैं जिनसे इनको मारा देखिए, जाता है? 3 तरीके कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। या तो ये खाने में जहर मिला के चले जाते हैं, गोश्त में रैट पॉइजन डाल के चले जाते हैं, जो कि काफी महंगा होता है जिस पैमाने पे ये लोग कर रहे होते हैं। तो ये गोश्त जगह जगह फेंक के चले जाते हैं और फिर 2 घंटे बाद आके बॉडीज को उठा के चले जाते हैं, क्योंकि अगर उस एरिया में कोई मेरी तरह का इंसान हो तो वो तो इनको पकड़ के मारेगा। तो ये रात के अंधेरे में 11 साढ़े 11 बजे आके ये करके चले जाते हैं, क्योंकि ये गलत कदम है। ठीक है, आप और अगर आप गलत चीज के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो बेसिकली आप एक वीक इंसान है। दूसरा तरीका, एक शाफ्ट लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, उसके कोने पे नीडल लगी हुई होती है जिसमें पॉइजन होता है, सिरिंज की तरह से उसको ठक करके सोते हुए जानवरों को ऐसे जो भी सो रहा है उसको मारते हुए चले जाएंगे, गाड़ी के नीचे कोई होगा उसको मारते हुए चले जाएंगे वगैरह वगैरह। तीसरा तरीका गोलियां मारना है, जो पंजाब में बड़ा कॉमन आजकल हुआ हुआ है, जिसपे बहुत ज्यादा वावेला मचा हुआ है। आप लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लाहौर से वो कह रहे हैं ना करो ऐसे, ना करो ऐसे, ना करो। लेकिन टीपू, इसमें तशवीश तो ये है ना कि ये जो मारने वाले आ रहे हैं ये तो मेट्रोपॉलिटन के लोग हैं, ये तो बल्दियात के लोग हैं। ये एक अजीब सा तजाद है। हाँ, ये देखें ना, ऊपर के लेवल पे गवर्नमेंट कहती है कि हम ये नहीं करना चाह रहे, हमें हल बताएं, और नीचे से शायद कहीं ना कहीं उन्हीं के इदारों में बैठे हुए तो आर्बिट्रेरी एक्शन थोड़ी है कि कोई आया, कोई ग्रुप आया लड़कों का और उसने मार के, ये तो एक अच्छा, ये भी एक कॉन्ट्रैक्टेड बिजनेस है बाय द वे।
आप जितने कुत्ते मारेंगे या हर साल क्या नतीजा आ रहा है, उससे भी कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे? वो भी एक तरीका है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जो पेस्ट कंट्रोल के लोग होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ फ्यूमिगेशन करने आते हैं लोग, उसी तरह इसके भी लोग होते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं और वो अंदर से पैसे फीड कर रहे होते हैं सिस्टम को। सिस्टम कहता है ठीक है तेरा काम हो जाएगा, तुझे इतने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 500 कुत्ते हमें मार के ला दे। तो वही लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में स्टैट्स भी पैदा करवाते हैं, वही लोग जो हैं वो डॉग बाइट्स की खबरें अखबारों में भी लगवाते हैं। अब कई जगहों, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, लोग आप जैसे क्रेडिटेबल इदारों का भी 365 न्यूज़ जैसे, उनका भी कोई फेक न्यूज़ आ जाएगा कि यार 1 लाख मिलियन टन का ऑयल का जखीरा पाकिस्तान में निकल के आ गया, सब लोग बात कर रहे होंगे। वो होगा आपका डेटा क्या बता रहा है? आपकी अगर कुछ रिसर्च? सर मेरी रिसर्च ये कहती है, और मेरा जो इस पे साइंटिफिक तज्जिया कहता है, वो सिर्फ ये कहता है कि पूरी दुनिया में रेबीज कंट्रोल का एक ही हल है, और वो है टीका लगाना और न्यूटर करना जानवर को। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप आज कुत्ते मारेंगे, वहां पर दूसरा पैक मूव इन कर जाएगा, और वो दूसरा पैक जो आएगा उसको टीका नहीं लगा हुआ होगा, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो डर के आएंगे, काबू करने के लिए आएंगे इलाके को, वो और ज्यादा अग्रेसिव होंगे, वो काटने के ज्यादा चांस है। उससे बेहतर है कि इंसान के ट्रीटेड डॉग्स जो हैं उनको वहां छोड़ दिया जाए, चूंकि उनका अग्रेशन कम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी एडजस्ट कर लेगी अच्छी पॉलिसी से। बुरी पॉलिसी का नतीजा हम 5 साल बाद या 10 साल बाद भी सफेद बालों के साथ यही बहस कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो कि टीपू, ये क्या बहुत हो रहा है। सारी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, रिसोर्सेज हैं लोगों के पास, सेलिब्रिटीज हैं जो कि बड़े पैशनेट हैं हम सब इसको इशू को लेके। तो क्या हम कुछ मिल के नहीं कर सकते गवर्नमेंट के साथ, या वैसे उनको अपना प्लान बता के? बिल्कुल, और हम ही करें। एक शहर को में तो एक एग्जांपल सेट कर ही सकते हैं ना, और वो एग्जांपल बन के बाकी शहरों में भी चली जाए। लेकिन व्हाई नॉट अस? हम क्यों वेट कर रहे हैं कि हुकूमत ही कुछ करे, हुकूमत कुछ करे? हम क्यों नहीं कोई इनिशिएटिव लेके उसका सोल्यूशन कर दें? नादिया जी, अच्छी बात यह है कि बात हो रही है इस पे। हाँ, वो तो बहुत अच्छे से हो रही है। ये खैर कम से कम हम मतलब ये एक आप लोगों का टाइम सेंसिटाइज हो गया, सेंसिटाइज हो गया, आप लोगों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आप लोग इसको तवज्जो दे रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये एक बात हो गई। हम अपनी जगह पे बात जरूर कर सकते हैं इस टॉपिक पे। हम सही इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करें। हम गलत इंफॉर्मेशन को अगर देंगे तो मिसलीड कर रहे होंगे लोगों को, ये हम अपने तय कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो इस तरफ ज्यादा मेरा टिल्ट है, तो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। मैंने अपनी जात से आज तक 300 से ज्यादा कुत्ते न्यूट्र करवाए हैं अपनी जेब से। और एक न्यूट्र करने में कितना वैसे खर्चा होता है? क्या कॉस्ट क्या है? तकरीबन 15,000 फीमेल का और 12,000 मेल का, मेरे लिए, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिलता है जानवर। अब ये देखें कि जब गवर्नमेंट स्केल्स पे ये जो अगर सही है, कैसे होंगे? 29,000 अगर डॉग्स हैं, शायद ज्यादा हो इससे, शायद ज्यादा। मेरे ख्याल ये भी ना फिर कि जब गवर्नमेंट लेवल पे कितना बजट चाहिए होगा करने के लिए, हालांकि जरूरी है, लेकिन जब वो 60-70 वो सोचते होंगे, जब जो फिगर सामने आते होंगे, लगा लें वो बहुत हाई है। तो जी, अब ये प्रोसेस जो है एक्सपेंसिव, प्रोसीजर एक्सपेंसिव है, जरूरी है फॉर एन इंडिविजुअल। सही, हुकूमती सतह पे ये एक्सपेंसिव नहीं है, फिर कम हो सकता और है। आगे जाके ये कम हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे होंगे तो आपको मारने क्यों पड़ेंगे? और फिर ये डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर्स या सेंटर्स खास इस काम के लिए बने जाएं जो कि ये काम करें, तो वाकई कॉस्ट ही कम हो जाएगी। दूसरा, बैक एंड पे हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम करना होगा कि हम जो कचरे के ढेर हर गली के कोने पे लगा देते हैं, और वो जानवर तो खाना ढूंढते हुए कहीं ना कहीं आएगा ना, वो तो भूख का मारा है। सही है, या तो आप उसकी भूख का इंतजाम के लिए फीडिंग पॉइंट्स बना दें, वो एक बहुत आगे की बात है। ये मेरे मतलब की बात है, मगर शायद हुकूमत इस पे ना अग्री करे। पाकिस्तानी सोसाइटी भी अभी इसके लिए शायद रेडी ना हो, मगर इंडिया में फीडिंग पॉइंट्स बन गए। इंडिया में खाने की जगह बन गई है, और वो ज्यादा दूर नहीं है इंडिया आपसे। बिल्कुल। मतलब एक ही तरह और के इंडिया में ज्यादा गुर्बत है, इंडिया में बट मैंने इंडिया की बात करें तो बड़ी खौफनाक कुछ वीडियोस पिछले दिनों पहले आई थी, जहां उन्होंने एक फैक्ट्री वाली जगह में बहुत बुरी तरह जो थे डॉग्स को मार रहे थे। उनकी चीखें, उनकी अजियतनाक आवाजें, और लोग बाहर वीडियोस बना रहे थे, और कुछ भी नहीं हुआ। और मैं हमेशा वहाँ कहता हूं भी ऐसे बड़े खौफनाक ऐसे ऑपरेशन चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान इंसानियत के तौर पे एक चैरिटेबल कौम है। पाकिस्तान एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही इनहेरेंटली एक नेक कौम है। हम छोटी मोटी बेईमानियां गंद करते हैं, लेकिन हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं बेसिकली। चैरिटी में सबसे आगे हम। और अगर हम पाकिस्तानियों से पूछें कि जी आपके पास ये हल है और ये हल है, ये थोड़ा महंगा है, बाद में फायदा देगा, ये अभी सस्ता है लेकिन इसका नतीजा उतना ज्यादा नहीं आएगा, इसमें थोड़ा जुल्म इन्वॉल्व है, इसमें एक परमानेंट हल इन्वॉल्व है, तो
मेरा ख्याल है वो इस तरफ जाएंगे। और जो टिपू मैं देखिए कह एक रहा हूं। और इसमें चीज़ है, हम कहते हैं भाई टॉलरेंट एक मुआशरा होना चाहिए, हम तो बहुत हम, लेकिन इसमें इंटरनेशनल जो परसेप्शन है आपका वो भी काउंट करता है। एक तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिला रहमी होना चाहिए, इंसानियत का जज्बा, आप हार्म ना करें एनिमल को, लेकिन ऑन द अदर हैंड बाहर भी आपका एक परसेप्शन जा रहा है। तो ये जो जिस तरीके से ब्रुटैलिटी से मारा जा रहा है, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना इस मुल्क के लिए। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि अगर आप एक रहम दिली वाला पहलू लेके चलते हैं और आप ये वाला रास्ता अपनाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कौम को नर्म भी करते जा रहे हैं, बिल्कुल इमोशनली और सेंसिटिव उनको करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि इन द लॉन्ग रन फायदा ही देता है। क्योंकि एक कौम जो एम्पैथी रखती है, जो अपने सबसे वीक लोगों को या अपने सोसाइटी में सबसे वीक जो चीज है, जो जानवर है, उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, तो किरदार और अंदर से जो उनके गर्मी पैदा होगी ना, जो उनके लहू में, वो आगे कौम को बहुत फायदा देगी। लेकिन जो परसेप्शन ये अभी इस वक्त है ना, पहलू हो गया जी but टीपू, इस वक्त जो परसेप्शन है, हम बिल्ली को देखते हैं ना तो हम उसको सब मेजॉरिटी हमारे लोग जो है उसको पीने को दूध दे देंगे, खाना देंगे, ख्याल करेंगे, घर में भी आने देंगे। लेकिन आप जब किसी डॉग को देखते हैं ना, एक खौफ, बचपन से डराया जाता है, डराया, और मुझे भी हमें, डराया और अब ये गया जब हम नंबर्स और ये ऐसे रेबीज की वीडियोस देखते हैं तो हमें उस फौरन पत्थर उठाएंगे, मारेंगे। हमें ये लगता है कि जो डॉग हमारे सामने आया है ये काटेगा, ये हमला करेगा, और हमें बच्चों को बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो हमारा रिएक्शन भी कभी ऐसा होता है कि वो भी डर जाते हैं या वो भी अग्रेसिव हो जाता है। और होता है कभी आप गाड़ी में जा रहे हैं तो पीछे भौंकते हुए डॉग्स आपके पीछे लग जाएंगे, तो एक इंप्रेशन लोगों का, आम बंदे का बन गया है कि डॉग काटेगा। दो मजे की बात तो है और इसलिए वो बताऊं उसको आपको? पहले, इससे पहले वो उसको काटे, वो उसको रिएक्शन में उसको कोई मारते हैं। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस है, सही है, और वो कुत्तों में कोई 0.5% कुत्तों में शायद होता हो। हर कुत्ता जो काटता है वो रैबिड नहीं होता। दूसरा, जब आपको कोई कुत्ता, अल्लाह ना करे, किसी को अगर काटे या उसके दांत लग जाएं, तो 2 से 3 जगहों पे तो आप जाके चेक करवाते हैं, तो वो हर जगह डॉग बाइट रिकॉर्ड होती है कि जी कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने काटा, तो 3 जगहों पे रिकॉर्ड हो गया एक बाइट का। इस तरह ट्रिप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है। अच्छा, ये अगर हम चले छोड़ भी दे, स्टैट्स की बहस में अगर हम नहीं पढ़ते, बिल्लियों के साथ पाकिस्तान में पता है और क्या क्या होता है आपको? बिल्लियों के बच्चों को थैली में बंद करके कचरे के ढेर पे फेंक दिया जाता है। यहाँ से मेरा जानवरों का सफर शुरू हुआ था। मैंने थैली में से 2 बिल्ली के बच्चे निकाले थे, और वहां से आज से 13 साल पहले मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट दम भी घुट जाए अगर उसका, तो हाँ, दम भी घुट जाए तो मर जाए, बस ये हमारे घर से कर दे, ये गंद करके चली गई बिल्ली, बच्चे दे दिए, गंद करके चली गई। इसको वाइंड अप अगर करें कि किस तरह का आप सोल्यूशन देखते हैं कि जानवरों के साथ नाइंसाफी ना हो, क्या सोल्यूशन है कि ये जो इतने ज्यादा डॉग बाइट केसेस हैं, डेथ्स हैं, इसका हम कोई सोल्यूशन जो है, और अगर वो हल हम आज से नाफिज करें टीपू, तो कितने अरसे में हम टर्की की तरह की मिसालें पाकिस्तान के बारे में भी दे रहे होंगे? ये मुझे बताइए, लोग भी जानना चाहते हैं। कंसिस्टेंटली अगर हम न्यूट्रिंग प्रोग्राम्स चलाएं तो 2 से 3 साल में कराची में, लाहौर में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो बड़ी बड़ी हैं, जो पॉपुलेशन डेंस जगह हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। देही इलाके जो हैं वहाँ पर लोग जानवरों को एक्चुअली पसंद भी करते हैं। वहाँ पर लोग स्ट्रे डॉग्स को अक्सर गार्ड डॉग के तौर पे भी रखते हैं अपने फ्लॉक्स के लिए, जो उनकी भेड़ें, बकरियां वगैरह हैं। तो अगर हम आज से न्यूट्रिंग का सिस्टम लगाना शुरू करते हैं तो 2 से 3 साल में बहुत बड़े रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और सोसाइटी में ये बात फैल भी जाएगी। लोग समझने भी लग जाएंगे कि हाँ भाई, इस कुत्ते को डॉक्टर को दिखाया हुआ है, तो उनका रवैया भी, उनकी हार्शनेस भी थोड़ी कम हो जाएगी। बिल्कुल। कि यार इस पे हुकूमत ने काम किया हुआ है, क्योंकि बात फैलती है ना, नहीं यार ये सरकार ने इस पे टाइम लगाया है। अगर हम ये नहीं करते तो ना हम रेबीज का कोई हल करेंगे, ना हम जुल्म का कोई हल करेंगे, ना हम कुत्तों की जानें बचा सकते हैं, ना हम इंसानों को थ्रेट से दूर लेके जा सकते हैं। इंसानों की जिंदगियां, उनकी सेहत खतरे में रहेगी, कुत्तों की सेहत, उनकी जिंदगी खतरे में रहेगी। रेबीज इसी तरह राज करेगा, अगर कर रहा है तो राज करेगा। मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, मतलब वैसा ही रहेगा जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मेरे सजेस्टेड रास्ते पे चलते हैं तो मेरी तरह के 800-900 लोग कराची में और हैं, बड़े बड़े शहरों में और हैं। हम वॉलंटियर करते हैं कि हम हुकूमत के साथ मिलकर इसका हल करेंगे, और यही हल है। न्यूट्रिंग और वैक्सीनेशन ही रेबीज का हल है, यही हल है। और इस वक्त प्रेशर कुत्ते आपके दुश्मन नहीं है, हाँ, उनके साथ रहने का तरीका है, जैसे दुनिया में लोग रह रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। जी, तो हाँ, जरा डालिए अब थोड़ा सा जरा, हाँ, ड्रामों की बात करें, क्योंकि टीपू शरीफ इस फील्ड से हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, इनसे जरा थोड़ा सा ड्रामास आजकल के बहुत सारे एक्टर्स आपको रिपीट पे नज़र आते हैं, और जो मैं सीनियर एक्टर्स, इनका 30, 40, 20 साल का जो एक्सपीरियंस है,
वो नहीं हमें अपने ड्रामाज में नजर आ रहे हैं, बल्कि सेम कैरेक्टर्स एक्टर्स बार बार और कोई चेंज भी नहीं होता उनके अपीयरेंस में, लेकिन वही ज्यादा नजर आते हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? कंटेंट इज किंग मेरा ख्याल है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा होगा तो अच्छे लोग उसको बनाने के लिए चाहिए होंगे, यानी अच्छे डायरेक्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छे एक्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छे राइटर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल जो एक्टिंग का धंधा है वो धंधा बन गया है, वो मर्चेंडाइजिंग हो गई है वहाँ पे कि अब ये प्रोडक्शन करो बेचो चलाओ, प्रोडक्शन करो बेचो चलाओ। मैं जब नया नया एक्टर आया था तो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स एग्जिस्ट करते थे जो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके किसी हद तक अपने ओपिनियन से लोगों को कास्ट करके, डायरेक्टर्स को कास्ट करके, डायरेक्टर्स भी कास्ट होते हैं, उनको बुक किया जाता है, और राइटर्स को लेके अपनी मर्जी की कहानियां चैनल्स को पिच किया करते थे। चैनल्स के पास ये ऑप्शन था कि वो एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, और वो ट्रस्ट करते थे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को। जब प्राइवेट प्रोड्यूसर ही आपने मार दिया और जो चैनल के लोग हैं वही प्रोड्यूसर्स भी हैं, वही अपनी डिक्टेट कर रहे हैं, मर्जी इसको के लेना है, लोग- इसको नहीं अगर लेना। मेरे 5 दोस्त हैं तो मुझे वो 5 दोस्त ही चाहिए, क्योंकि और वो बार मेरे बार दोस्त हैं। चाहिए। तो इस तरह से तो आपकी मार्केट ग्रो नहीं करेगी। आप पैसे जरूर कमाएंगे, हम भी कमा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी कमा रहे हैं, जो फील्ड में हैं एक्टिव वो कमा रहे हैं, लेकिन ना आगे बढ़ सकती है, ना डाइवर्स कंटेंट आ सकता है, ना उन लोगों को मौका मिलेगा जो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम करके चले गए और आज भी मौजूद देखो हैं। कितना एज होता है जो नेपोटिज्म है, कितना एज होता है ऐसे एक्टर्स को जिनके फादर इस फील्ड में हों, वो अपनी प्रोडक्शन करके पैसे लगा के एज अ हीरो उनको इंट्रोड्यूस कराएं। मुझे लगता है उनके साथ तो सबसे बुरा होता है। नेपोटिज्म दरवाजा उनके साथ खुलवा ज्यादा बुरा देता है, होता है। लेकिन कितने अर्से ज्यादा तक वो मुश्किल है दरवाजा उनके खुला रहेगा इसके बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस तो मैटर करती है। अब नहीं, हम बिल्कुल, सक्सेसफुल एक्टर्स को देखते हैं जो स्टार किड्स हैं, जैसे अली अब्बास हैं, जैसे आगा अली हैं, जैसे अहद रजा मीर हैं, खवातीन में जावियार है, कम- ये लोग ये जावियार अपनी हैं, ये अपनी मेहनत अपनी जगह अपने उससे बना ना रहे हैं। वो जो ड्रिल है उससे गुजर रहे हैं, उनको एक हाँ अच्छा लॉन्च मिल सकता है, एक दो, और उसके बाद क्या फिर अब्दुल्ला जो- कादवानी के बेटा कितना ग्रैंड प्रोजेक्ट्स में आए, लेकिन उसके बाद देन द पीपल डिसाइड जो लोग they जाया want to हो रहे see हैं them or ना, not. वो पीटीवी की गोल्डन जनरेशन है जिसमें से आज भी हमारे पास मेरा ख्याल है 30-40 नाम बाकी हैं। अगर हम उन्हें नहीं यूज कर रहे प्रॉपरली जैसे वो हो सकते हैं, मैं मानता हूँ एडवांस स्टेज में मुश्किल हो जाता है, लेकिन कवि साहब भी तो थे ना, बिल्कुल वो अपने आखिरी दम तक काम करके गए और बहुत अच्छा काम करके गए। हमें ऑनेस्ट रहना है अपने पेशे के साथ। अगर हम अपने पेशे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो शायद हम पीटीवी के पुराने दौर तक दोबारा पहुंच जाएं, क्योंकि अब अगर हम हर एक का दिल तोड़ते रहेंगे और हर एक को इसी तरह फारिग करके, वो जो होता है कि फारिग करके छोड़ दो यार, फारिग है, फारिग नहीं होता कोई भी। वो इंतजार कर रहा होता है कि आप उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दें, भले पैसे उतने ना दें, रिस्पेक्ट दे दें, कैरेक्टर दे दें, फिर देखें वो Confidence कैसे दे दें। चार चांद लगाता है। टीपू, अभी तो खैर बड़ी सीरियस एक इशू था, उस पर बात हमारी ज्यादा वक्त निकल गया, दोबारा और ये जरूरी बुलाएंगे था आपको बात जरा। करना, और बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपने इस पर बात की। लेकिन एक एक्टिंग को लेकर भी हम फिर दोबारा आपको इनवाइट करेंगे, वो तो जरूर बात ज्यादा मैं होगी। आपका बहुत मशहूर हूँ, आपके चैनल का, आप दोनों के वक्त का। आप दोनों क्रेडिटेबल हस्तियां हैं, इज्जतदार लोग हैं पाकिस्तान के। आप लोग इस चीज पे रोशनी डाल रहे हैं, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच टीपू, आपने इतना अच्छा बोला, और बहुत ना जरूरी था, सिर्फ इसमें बात अच्छे करना। अच्छा, अदाकार अब हैं, हमारे- अच्छा जी, जी, बिल्कुल। बोलते भी हैं, गाते भी बड़ा अच्छा है। माशाल्लाह, वो तो नेक्स्ट जब हम हाँ, दोबारा कभी बुलाएंगे तो फिर इसमें ईद के शो पे हाँ, जरा खास। मजे की बातें होंगी ईद के शो पे। हाँ अच्छा जी, लेकिन अभी अभी हमें जरा से एक दो खबरें आपको बतानी है। एक तो ये है, बड़ी तशवीशनाक खबर इस्लामाबाद से आई कि सिलेंडर धमाका हुआ, और सर्दियों में खासतौर पे हादसात होते हैं ना, लेकिन वो ये जो हुआ है ना, ये बड़ा बहुत ही दिलखराश है। शादी का घर था और उसमें दूल्हा दुल्हन की भी डेथ हो गई, 8 अफराद जाँ बाक हुए, मुतादिद अफराद जख्मी हैं। तो ये लोग मतलब हीटर जला के सो जाते हैं, गैस पर देखिए, इसमें तो वही तो कि जी गैस जो है वो लीक कर रही होगी, बिल्कुल ऐसे ही जो है। एलपीजी के सिलेंडर्स हैं घर के अंदर होने ही नहीं चाहिए, इतने खतरनाक है, लेकिन हम आई थिंक अवेयरनेस कितनी भी फैलाएं लोगों को नहीं समझ आती, और इसके बाद फिर इतने बुरे हादसे हो जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ, जो हुआ बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही शादी की अफसोसनाक तकरीबात बात जारी है थी और उसमें कि ये देखो हादसा अब हो वहाँ गया। एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, इतनी खुशियों वाला घर, जी बहू आई है, और पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ। प्रेशर बढ़ाने के हुआ बहुत क्या? से वाकयात होते हैं ना, प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर लगाते हैं वो, और उसके बाद क्या होता है, लोड शेडिंग हो जाती है, फिर सो जाते हैं, और बाद में जब गैस आती है तो गैस भर जाने से वाकयात अच्छा, और होते हैं। उसके सिलेंडर बाद धमाके फिर ये नहीं होते कि हैं। सिर्फ आपने चूल्हा ऑन किया, हाँ। सिर्फ एक स्विच अगर ऑन कर ले बिल्कुल, एक इंसान, spark, जहां बिल्कुल। जहां गैस लीकेज हो,
तो कुछ नहीं बचता। और ये इतना बड़ा धमाका था कि आसपास के जो घर थे वो भी इफेक्ट हुए हैं और इतनी जानें चली इंतहाई गई। अफसोसनाक, दूल्हा, इंतहाई मैं अफसोसनाक। कहती हूँ दो घरों, दो खानदानों में जो है ना आज इतना बड़ा मातम है। बिल्कुल, इस फैमिली के गम बहुत में, दुख दुख में है। हम बराबर के शरीक है। तो ये हादसा हुआ, अपनी जान भी बचाएं, सर्दियों में खास तौर पर अपनी हिफाजत करेंगे जी। अप कंट्री साइड और इस्लामाबाद वगैरह प्लीज ये वाक़यात जो होते हैं। सिलेंडर्स हैं घर से बाहर रखें, कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज कर लें, हीटर्स बंद करें, वाटर बॉटल्स हो, कुछ हो, लेकिन ये गैस और चेक करते रहें कि कभी कोई गैस लीकेज हो रही है बिल्कुल। तो उस पर भी नजर रखें, नज़र रखें। सिलेंडर्स घर से बाहर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी ने भी इसमें ताज़ियत की है जो सानिया हुआ है इस घर में। अब हम जल्दी से एक ट्रिब्यूट देते हुए चलते हैं अहमद फराज, जो कि हमारे शायर और रेवोल्यूशनरी शायर, इनकलाबी शायर, इश्किया शायरी। अहमद फराज पे बस ख़त्म है शायरी। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, आज उनकी बर्थडे है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुमको ना आई मोहब्बतें करनी। तो अहमद फराज को याद करते हुए हम क्लोजिंग करते हैं शो की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नादिया और ज़ुएब को दीजिए इजाजत, फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।